वेलकम स्टूडेंट्स। आज नया कंसेप्ट सीखते हैं। सरल रेखा के असममित रूप को सममित रूप में बदलना। असममित रूप क्या था? दो समतल के समीकरण, ठीक है, जिनका प्रतिच्छेदन हमने रेखा कहा था, याद है आपको। और सममित रूप कौन सा था? x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये सीखा ना अपन ने। तो असममित रूप से हम सममित रूप लेके आएंगे, ठीक है। कैसे लेके आएंगे, प्रोसेस सीख लेना इसकी। पहली बात डेफिनेशन क्या होती है? दो समतलों का प्रतिच्छेदन, ठीक है। और समतल भी कौन से? जो है समांतर हो। दो है समांतर समतलों का प्रतिच्छेदन रेखा कहलाती है। ये तो होगी डेफिनेशन की बात। अब प्रोसेस चालू करते हैं। चलो यहाँ शुरू करता हूँ प्रोसेस। एक नंबर पॉइंट यहाँ लेता हूँ। आपको इसमें दो चीज़ निकालनी है। अब दो चीज़ क्या क्या निकालनी है? रेखा का समीकरण निकालना, तो आपको तो रेखा का डी आर चाहिए और एक आपको रेखा पे स्थित कोई भी बिंदु चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको चाहिए रेखा का डी आर। रेखा के दिक् अनुपात, एक तो ये चाहिए। अब ये प्राप्त कैसे किया जाए? चाहिए तो दिक् अनुपात प्राप्त कैसे किया जाए, इसके लिए एक नियम ध्यान रखना है। नियम क्या ध्यान रखना है, लिख देता हूँ मैं यहाँ। भाई कितने समतल हैं? दो समतल। दोनों समतलों के अभिलंब जो होंगे वो रेखा के लंबवत होंगे। ध्यान में क्या आपको? भाई मैंने बताया रेखा कैसे बनती है। जैसे दो दीवार देख लो आप अपने रूप की। दो दीवारें एक दूसरे ऊपर छेद कर रही है। जैसे एक ये दीवार हो गई, एक इधर से दीवार आ गई। जहाँ दो दीवार पर छेद करिए, अपने रूम में देखो आप, जहाँ दो दीवारें पर छेद कर रही है वहाँ देखो एक रेखा बन रही है। क्या बन रही है? बन रही है। अब ये रेखा दोनों समतल पे स्थित है या नहीं है? इस समतल पे स्थित है, उधर वाले पे भी स्थित है। अच्छा अब बताओ, जो आप कोई सा समतल पकड़ लो, ये पकड़ लो, मान लो इसका जो अभिलंब होगा, इसका जो अभिलंब होगा वो उस रेखा के लंबवत नहीं होगा? क्या होगा? और उसका जो अभिलंब होगा वो उस रेखा के लंबवत होगा? नहीं होगा? होगा। इन दोनों समतलों का जो अभिलंब होगा वो रेखा के क्या होगा? लंबवत होगा। दोनों समतलों के अभिलंब रेखा के लंबवत होंगे, ठीक है। और आप बात लेना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि रेखा है वो दोनों समतलों पे स्थित होगी। परिच्छेदन रेखा है वो पहले समतल पे भी स्थित होगी और दूसरे समतल पे भी स्थित होगी, क्योंकि परिच्छेदन कर रही है, ठीक है। आगे आ जाओ। दोनों समतलों के अभिलंब क्या होंगे? रेखा के लंबवत। या ऐसे उल्टा ऐसे बोल सकता हूँ, जो रेखा है, रेखा वो दोनों समतलों के अभिलंबों के लंबवत होगी, ठीक है। दो नंबर पॉइंट चाहिए आपको। क्या है? एक तो दिक् अनुपात चाहिए, एक रेखा पर स्थित कोई बिंदु चाहिए। रेखा पर स्थित, ये काम की बात ध्यान देना, कोई बिंदु। दूसरा पॉइंट है, दो ही चीज़ चाहिए आपको। अब रेखा पे कोई बिंदु चाहिए, निकालेंगे कैसे? उसके लिए मैं लिख देता हूँ आपको कई बातें। पहली बात रेखा दोनों समतलों पर स्थित होगी। दोनों समतलों पर स्थित होगी। अरे होगी या नहीं होगी बताओ? दो समतल जो पर छेद कर रहे हैं, तो ये जो आपकी रेखा है ना वो दोनों पे स्थित है। पहले समतल पे भी स्थित है और दूसरे समतल पे ही स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बिंदु रेखा पे स्थित होगा वो दोनों समतलों पर भी स्थित होगा। अर्थात रेखा पर स्थित कोई बिंदु दोनों
समतलों पर भी स्थित होगा। ठीक है, ये पहली बात आ गई। दूसरी बात, कोई भी रेखा, कोई भी दुनिया की कोई भी रेखा, कोई भी सरल रेखा, दुनिया की कोई भी सरल रेखा कम से कम एक निर्देशीय तल को अवश्य काटती है। अवश्य काटती है। समझे मेरी बात है कि कोई भी सरल रेखा ले लो आप, कोई भी दुनिया की कोई भी सरल रेखा, वो कम से कम एक निर्देशीय तल, निर्देशीय तल जानते हो आप क्या होते हैं? एक तो निर्देशीय एक्स होती है, वो एक्स वाई जेड हो गई। निर्देश तल क्या होते हैं? एक्स वाई तल, वाई जेड तल, एक्स जेड तल। तो कम से कम एक तल को जरूर काटेगी। हो सकता है दो तल को काट दे, और हो सकता है कोई रेखा इसी तीनों तलों को भी काट दे। अब कैसे हमें कैसे पता चले कोई रेखा एक तल को काट रही है, दो काट रही है, तीन को काट रही है? वो मैं बताऊँगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सरल रेखा कम से कम एक निर्देशित तल को अवश्य काटती है। तो इसमें अलग अलग केस बना देता हूँ मैं। इसमें एल लेता हूँ, इसके अंदर ही है पॉइंट, ए पॉइंट। एल इज़ नॉट इक्वल जीरो। एल जानते हो ना, दिक्को जा एल1। यदि एल का मान जीरो नहीं है, यदि एल इज़ नॉट इक्वल जीरो, तब रेखा एल किस पे आता है? एक्स पे आता है ना, तो तल जो बच गया वो हो गया। यदि एल इज़ नॉट इक्वल जीरो, एल का मान जीरो नहीं है, देखो जब एल का मान जीरो नहीं है, तब रेखा जो होगी ना वो किसको काटेगी? वाई जेड तल को। काटती है। बी पॉइंट, यदि एम इज़ नॉट इक्वल जीरो, तब रेखा एक्स जेड तल को काटती है। और सी पॉइंट आ गया, यदि एन इज़ नॉट इक्वल जीरो, तब रेखा एक्स वाई अब मैं आपको कह दूं, अब आपको कौन से तल को कौन काटती है, तो मैं कह दूं मान लो कोई रेखा है, उसके दिक् अनुपात 2, 3, 1/√3, 1/√3, 1/√3 ये दिक्कोजें हैं। क्या है? एल का मान, एम का मान, एन का मान। क्या ये जीरो है क्या? अरे एल का मान जीरो है क्या? इसको मतलब किसको काट रही है रेखा? क्या ये जीरो है क्या? तो इसको भी काट रही है। क्या ये जीरो है क्या? मतलब इसको भी काट रही है। यानी इस दिक्कोजे की जो भी रेखा होगी, इस दिक्कोजे की, तो वो तीनों तलों को काटेगी। समझे मेरी बात? तीनों तलों को काटेगी। इनमें से मान लो अगर मैं ये जीरो कर दूँ, अब बताओ रेखा किसको काट रही है? एल इज़ नॉट इक्वल जीरो है तो एक्स वाई जेड तल को काट रही है। तो एक एम इज़ नॉट इक्वल जीरो है एक्स जेड को, लेकिन एन इक्वल जीरो आ गया, इसका मतलब ये एक्स वाई तल को नहीं काट रही है। अरे समझो मेरी बात? अच्छा मान लो मैं ये भी जीरो कर दूँ, अब बताओ रेखा किसको काट रही है? किसको काट रही है? एक्स जेड तल को। अब मान लो मैं दिक् को न देखकर मैं आपको दिक् अनुपात दे दूँ, कोई रेखा की दिक् अनुपात 1, 2, 3 है। अब बताओ रेखा किसको काट रही है? अरे दिक् अनुपात दिक्कोजा नहीं निकालनी आती क्या? दिक्कोजा निकालोगे तो जीरो तो कोई सा बनेगा ही नहीं, निकाल के देख लो चाहो आप। और जीरो तो बनना नहीं है। अब जीरो बनना नहीं है तो जाहिर सी बात है ये तीनों तलों को काटेगी रेखा। समझ रहे हो क्या मेरी बात है? ठीक है, चलो तो ये बात मेन काम की है। ठीक है, ये इतना कंसेप्ट है, ये अपने को आना चाहिए, इससे अपन रेखा बना लेंगे। ठीक है, सममित रूप में ले आएंगे। तो एक क्वेश्चन ले लूँ मैं, क्वेश्चन है रेखा 2x - 3y + 4z = 1
कोमा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। दिख रहा है क्या? ठीक है, तो ये रेखा नहीं हुई क्या? मैंने कहा दो समतल में एक साथ लिख दूं तो मतलब वो क्या है? रेखा है। किस रूप में है? असममित रूप में। को सममित रूप में बदलो। इसको सममित रूप में बदलना है, यानी इसका वो रूप लेकर आना। तो कंसेप्ट मेरे सामने है, करते हैं अपन, ध्यान देना। हाँ भाई, पहला काम क्या करना है? रेखा के दिग अनुपात। अब दिग अनुपात कैसे निकलेंगे? कंसेप्ट क्या है रेखा के दिग अनुपात निकालने का? दोनों समतलों के अभिलंब। क्या आपको इसका अभिलंब पता है? अरे अनमोल, दिग अनुपात क्या है इसका? 2 - 3 4। तो n का मान क्या हुआ? 2i - 3j और 4 के। और इसके n का मान क्या हुआ? i + j + k। तो दोनों के अभिलंब मेरे पास है। अरे है या नहीं है? अच्छा, वापिस सुन लो। दोनों समतलों के अभिलंब मेरे पास में है, रेखा के लंबवत होंगे। अब मुझे रेखा के dr चाहिए। क्या चाहिए? रेखा के दिग अनुपात। रेखा के दिग अनुपात चाहिए तो मुझे पता है जो रेखा होगी, तो रेखा का जो भी सदिश है मैंने उसको b नाम दे दिया। रेखा के सदिश को मैंने क्या नाम दे दिया? b। वो इन दोनों का क्या होगा? लंबवत। दोनों के लंबवत का मतलब क्या होता है? दोनों का क्रॉस। दोनों का क्रॉस याद आ रहा है सदिश में? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो n1 क्रॉस n2। याद आ रहा है कुछ? अरे दोनों के लंबवत का मतलब दोनों का क्रॉस। तो दोनों का ले लो क्रॉस। क्या बना? i j k। इसका क्या हुआ? 2 - 3 4। और उसका क्या हुआ? 1 1 1। निकाल लो यहाँ से b सदिश का मान कितना आया? i की सीध में ये गया -3 और -4। माइनस का तो हो गया 7i। -j की सीध में करेंगे तो 2 और -4। माइनस का 2 और माइनस आगे हो रहे तो प्लस का 2j। k की सीध में चलाएंगे तो 2 और +3 5k। आपके पास dr कितने है? drs रेखा के dr दिग अनुपात बताओ। ये आपके dr है, ठीक है। यहाँ से भी काम चल जाएगा। अगर आप यहाँ से दिक् कोजा निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। क्या कोई से भी दिक् कोजा 0 बनेगी क्या? नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ? तीनों समतलों काट रही है। तो हम किसी को कटते हुए मान लें, इसको अपनी इच्छा उसको कटते हुए मान लेते हैं। भाई ये तीनों काट रही है ना रेखा, तीनों कौन से? निर्देशित समतलों काट रही है, ठीक है। कोई भी 0 नहीं आया, कोई भी 0 नहीं आया तो हम कह देंगे चूंकि रेखा तीनों निर्देशित समतलों को काट रही है, ठीक है। तीनों काट रहे तो हम इनमें से कोई सा भी एक केस उठा सकते हैं। भाई तीनों ही ≠ 0 होंगे ना। हम कौन सा उठाए? जो इच्छा वो उठा लो। चलो मैंने उठा लिया n ≠ 0, इसलिए n ≠ 0। तो रेखा किसको कटा हुआ मान लेंगे अपन? xy तल को, ठीक है। वैसे हम ले कोई सा भी सकते हैं, तीनों को काट रही है। इन तीनों में से कोई सा भी केस ले सकते हैं यहाँ पर। चलो अब ले लिया। अब बताओ xy तल को कोई काटेगा तो जिस बिंदु पे काटेगी कोई भी रेखा, वो बिंदु क्या होगा? बताओ। xy तल है क्या? तो x का मान में ले लिया अल्फा, y का मान में ले लिया बीटा और z का मान ले लिया मैंने 0। xy तल है पर काटती है। चलो, तो ये मेरे पास आ गया। अब बताओ ये बिंदु जो है ये रेखा पे स्थित है क्या? अरे रेखा ही तो काट रही है, रेखा समतलों काट रही है तो वो दोनों का परिच्छेद बिंदु हो गया। परिच्छेद बिंदु है वो समतल पे स्थित है, रेखा पे स्थित है या नहीं है? है ना। अच्छा अब बताओ, एक अपन नियम पहले पढ़ा शुरू में, यहाँ पर क्या पढ़ा? कोई भी सरल रेखा, ये पहला पॉइंट, रेखा दोनों समतलों पर स्थित होगी, अर्थात रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु। तो बताओ रेखा पे स्थित बिंदु है क्या? कोई भी बिंदु
दोनों समतलों पे स्थित होगा नहीं होगा। तो दोनों समतल कौन से हैं? ये। तो ये बिंदु आप इन दोनों समतलों में रख सकते हो ना। जैसे इन दोनों समतलों में रखोगे तो बताओ क्या बनेगा आपके। इसमें रखा 2 अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस ये 0 हो गया इक्वल 1। ठीक है। दूसरा क्या बना, इसमें रखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल 2। ये एक समीकरण, ये 2 समीकरण। ठीक है। दोनों समीकरणों से अल्फा बीटा का मान निकाल सकते हो क्या आप। जैसे अल्फा बीटा का मान आ जाएगा, बताओ बिंदु आ जाएगा क्या। बिंदु आपके पास में है और दिक् अनुपात पहले से आपके पास में है, तो क्या आप रेखा का समीकरण नहीं निकाल सकते। अरे बिंदु रेखा आ गई तो निकाल सकते हैं। बताओ यहाँ से अल्फा और बीटा का मान क्या बनेगा रे। चलो आप निकालो फटाफट। निकालिए होगा। अल्फा की वैल्यू कितनी आई 7/5 और बीटा की वैल्यू कितनी आई 3/5। ठीक है। तो अतः रेखा 7/5 और बीटा की वैल्यू 3/5। तो अतः रेखा पर स्थित बिंदु क्या हुआ। अतः रेखा पर स्थित बिंदु, अतः रेखा पर स्थित बिंदु क्या हुआ रे। अल्फा बीटा 0 ना, तो 7/5 3/5, 0 आ गया। अब बताओ रेखा का समीकरण आप बता सकते हो ना। रेखा का समीकरण बताओ। रेखा का समीकरण क्या होगा। x माइनस 7/5 y माइनस 3/5 अपॉन z माइनस 0। 0 से लिखो चाहे मत लिखो ना। और अपॉन में ABC का मान कितना है -7 2 5। ऐसे छोड़ सकते हो आप। ये आपके देखो अभी ये रूप था, इस रूप से आप ये रूप लेके आ गए हो। और आ रही बात समझ में। चलो फटाफट नोट कर लिया जाए। आपके सामने 2 क्वेश्चन है। सरल रेखा x इक्वल है AY प्लस B, Z इक्वल CY प्लस D, मतलब 2 समतल दे दिए मैंने ये, तो मिला के एक सरल रेखा हो गई। ठीक है। का समित रूप लिखो। अभी अभी मैंने जो क्वेश्चन किया है वो तरीका अप्लाई कर सकते हैं ना अपन। तो पहले का सॉल्यूशन मेथड फर्स्ट सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है। जो पीछे वाला क्वेश्चन किया वही मेथड लगा दो आप। लेकिन मेरे पास दूसरा तरीका और है इसका एक। दूसरे तरीके में क्या करता हूँ, x बराबर क्या है AY प्लस B। यहाँ से मैं अच्छा इसमें क्या आ रहा है y आ रहा है क्या इधर, x और y इसमें क्या आ रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रही है, दोनों में y का मान निकालो आप। यहाँ से y का मान निकालो, बताओ क्या बनेगा। y इक्वल x और माइनस बी क्या, अरे b इधर लाएंगे उठा कर, x माइनस बी और एक आएगा अपोन में, तो x माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। कोमा दूसरे से निकालो y का ही मान z माइनस डी अपॉन, दोनों किसके मान है, तो दोनों बराबर हो गए। क्या इसको मैं से लिख सकता हूँ x माइनस बी अपॉन ए। ये किसका मान है, y का। अरे किसका मान है, y का। और क्या मान है, आ गई रेखा का समीकरण। ये तो रेखा का समीकरण है। अरे x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी आ गया ना। तो ये आपके समित रूप आ गए। ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक में। सेकंड क्वेश्चन क्या देगा, यदि सरल रेखाएं, 2 सरल रेखा दे रखी है आपको। भाई ये सरल रेखा में 2 समतल मिल गए, एक सरल रेखा ये, एक सरल रेखा ये, 2 सरल रेखा हो गई ना। दोनों सरल रेखाएं क्या है, परस्पर लंबवत आपस में। ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, दोनों क्या है लंबवत। और मैंने आपको असमित रूप दे रखा है, सममित नहीं दे रखा रेखा का। तो ये चीज़ लानी है या इसका मान बताना है। कैसे बताएंगे, तो इसका मान तो मैं बाद में बताएंगे। पहले बताओ दोनों लंबवत है क्या, कंसेप्ट यहाँ से उतारते हैं। परस्पर क्या है, लंबवत है। तो मतलब ये एक रेखा है, तो इसका दिक् अनुपात और इसका दिक् अनुपात दोनों में वो सिस्टम लगा सकते हैं ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0 लगा सकते हैं लंबवत होने के लिए। तो मतलब मेरे पास इसके दिक् अनुपात होने चाहिए। कहने का मतलब ये इसका दिक् अनुपात और इसका दिक् अनुपात मेरे पास होना चाहिए। इसका दिक् अनुपात कैसे निकाला था, याद करो अभी अपन ने पीछे वाले क्वेश्चन में निकाला था ना। हाँ क्या किया था, ये समतल और ये समतल दोनों क्या विलंबों का क्रॉस किया था।
क्रॉस किया था ना, तो वही बात है, यहाँ से किसका क्रॉस किया था, M1 क्रॉस N2, तब किसका आया था अधिक अनुपात, तब इसका अधिक अनुपात आ गया था ये रेखा का। ठीक है, चलो अब मैं इसे कह दूँ मुझे इस रेखा का और अधिक अनुपात चाहिए, तो इसके भी दोनों क्रॉस कर लो। अरे कर सकते हैं ना, तो इसके दोनों क्या हो गए, N3 N4 कह दूँ क्या, N3 N4, समझे मेरी बात। तो ये इसके अधिक अनुपात आ गए क्रॉस करने के बाद में, और ये क्रॉस करने के बाद इस रेखा के अधिक अनुपात आ गए। दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है, तो इनके अधिक अनुपातों में क्या संबंध बनेगा, डॉट वाला, A डॉट B इक्वल 0। याद आ रहा है क्या आपको, अरे याद आ रहा नहीं आ रहा, तो मैंने इसका क्रॉस करके रेखा के अधिक अनुपात या ऐसे मान ले रेखा का सदिश निकाल दिया, ये रेखा का दूसरी रेखा का सदिश निकाल दिया, और दोनों सदिशों को डॉट करता हूँ, उसका मान 0 होता है। कब होता है, जब लंबवत हो। तो क्या मैं ये कंसेप्ट लगा सकता हूँ ना, ये मैंने सीधा ही लिख दिया। अब बताओ आप N1 क्रॉस N2 अलग से निकाल सकते हो, यहाँ से अभी निकाला था ना पीछे वाले क्वेश्चन में, क्या आप N1 क्रॉस N2 निकाल सकते हो, क्या आप N3 क्रॉस N4 निकाल सकते हो, निकालने के बाद दोनों का डॉट कर सकते हो। डॉट करते ही ऑटोमेटिकली A1 A डैश और C डैश बन जाएगा, और बाकी जो बचता है उसका मान हो गया। नहीं समझे मेरी बात, अरे कर लो, क्या कराऊँ, बता देता हूँ, बताऊँ क्या, चलो पहले मैं निकाल देता हूँ N1 क्रॉस N2, तो कैसे निकलता है, I J K, तो N1 क्रॉस N2 इस समतल से निकलेगा। इसमें आप बताओ भाई, x का गुणांक 1, y इधर लाना है, सबको इधर लाना है, y का गुणांक -a, और z है ही नहीं इसमें, तो 0। एक कैसे 0, जो है ही नहीं वो 0 है ना। अच्छा इसमें बताओ x का गुणांक है क्या, नहीं है, 0। y का गुणांक इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, -c, और z का गुणांक 1, और कॉन्स्टेंट का कोई मतलब नहीं होता इसमें, समझो ना बात। तो क्या निकल गया भैया, देखो N1 क्रॉस N2 का मान I की सीध में ये गया, ये गया, -a और ये 0, -a और ये 0, तो -ai। j की सीध में करेंगे 1, ये 0, तो माइनस का j के की सीध में -c और ये 0, माइनस का c के ऐसा कुछ आ गया, समझ रहे हो क्या। ठीक है, ऐसे N3 क्रॉस N4 सारणिक I J K, बताओ इन दोनों में आ जाओ, दे रहा, अरे बराबर नहीं लिखा है क्या इसमें, A डैश Y प्लस B, x बराबर होगा x इक्वल, ठीक है। तो हाँ बताओ इसके अधिक अनुपात क्या है, 1, ये इधर आके -a डैश 1 -a डैश और z का मान 0, और इसका मान हो गया, x का मान तो है ही नहीं 0, z का मान है, y का मान -c डैश और z का मान 1। इसका करो I की सीध में सोल्व करेंगे तो हो गया a डैश -0, तो माइनस का a डैश I के, तो -j की सीध में करेंगे तो -j के आ जाएगा, और k की सीध में करेंगे तो -c डैश के आ जाएगा। सही है ना बात ये, ठीक है, ये आ गया। तो इन दोनों का आप डॉट कर दो, ये दो सदिश आ गए ना, दोनों का डॉट करोगे तो क्या बनेगा, नाउ N1 क्रॉस N2 डॉट N3 क्रॉस N4 लंबवत वाले कंसेप्ट से इक्वल 0, तो दोनों का डॉट मैं सीधा ही कर दूँ, यहाँ पे सीधा लिख के बता दूँ। बताओ भाई इन दोनों का डॉट क्या होगा, माइनस माइनस होगा, प्लस a डैश j एक हो गया क्या, अरे j इंटू जे, और c और c डैश c डैश और इक्वल 0 का 0, एक को उठा के ले जाओ, तो a डैश प्लस c डैश इक्वल क्या गया, -1। अरे समझ में आया नहीं आया, क्लियर है, नोट कर ले जाए फटाफट। आगे कंसेप्ट लेते हैं, बिंदु तथा सरल रेखा। अब इसमें देखो 3 चीज़ें बनती है, हालांकि आपके
दो ही चीज़ दे रखी होगी, एक चीज़ दे रखी होगी, तीन चीज़ें क्या बनती है, मान लो ये रेखा है, ठीक है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, इक्वल आप लेमडा भी मान सकते हो, ठीक है, बिंदु निकालने के लिए, व्यापक बिंदु निकालने के लिए। इसमें व्यापक बिंदु निकालने की जरूरत पड़ेगी, व्यापक बिंदु निकालना आता है ना, पहले इसको लेमडा के बराबर करो, x का मान निकालो, यहाँ से y का मान निकालो, यहाँ से z का मान निकालो, और वो बिंदु पर इस रेखा पे कहीं भी ले सकते हैं। व्यापक बिंदु का मतलब क्या होता है, इस रेखा पे स्थित सभी बिंदु वो होते हैं व्यापक बिंदु। सभी के सभी बिंदु एक साथ ले लें, वो क्या कहलाते हैं। तो सभी का मतलब मैं कहीं भी बिंदु स्थित कर सकता हूँ, उसको कर सकता हूँ ना। अच्छा, एक ये बिंदु हो गया, इस बिंदु ने P नाम दे दिया, ठीक है, और क्या कह दिया इसको मैंने कह दिया एल्फा बीटा गामा, सही है। अब इस बिंदु से देखो तीन चीज़ें बनती है, एक तो इस बिंदु से इस रेखा की लंबवत दूरी, बिंदु से रेखा की समतल की थी ना, जैसे अरे बिंदु समतल की दूरी याद आ रहा है आपको, तो इस बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी, ये दूरी कितनी है, ठीक है। अच्छा, ये दूरी सीधा कोई सूत्र वैसे नहीं है, जैसे समतल में हमने सीखा था d बराबर ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडरूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ऐसे सीखा था ना अपन ने, वो समतल में सीखा था। इसमें सीधा नहीं होता है, इसमें क्या करना है, ये लंबवत दूरी चाहिए अपने को। तो मैं पूछता हूँ, ये वाला जो बिंदु है इसको बोलते हैं लंब पाद। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इस बिंदु से इस रेखा पर लंब डाला गया है, तो इस लंब के लंब पाद के निर्देशांक क्या होंगे, इस लंब के लंब पाद के निर्देशांक, ठीक है, फुट पॉइंट ओ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ से मैं लंब डाला, तो ये लंब पाद के निर्देशांक क्या होंगे, मान लो इसको मैंने Q कह दिया, क्या कह दिया, Q, इसके निर्देशांक क्या होंगे बताओ। क्या ये बिंदु रेखा पे स्थित है, तो क्या व्यापक बिंदु नहीं होगा क्या ये, और व्यापक बिंदु क्या बढ़ता है देख लो, a लेमडा प्लस x1, a लेमडा प्लस x1। थोड़ी मैं रेखा आगे तक खींच दो, मेरे पास बिंदु की जगह नहीं है। x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल लेमडा। हाँ भाई, क्या बना, x बराबर होगा a लेमडा प्लस x1, b लेमडा प्लस y1, c लेमडा जेड वन। ये है व्यापक बिंदु। अब मैं कहीं से भी मान लो लेमडा का मान निकाल लूँ, कहीं से भी लेमडा का मान निकाल के मैं लेमडा की जगह रख दूँ, तो मेरे पास ये बिंदु आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन किया था ना अपन ने। अच्छा, मेरे पास ये बिंदु आ गया, तो क्या मैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं निकाल सकता, दूरी सूत्र नॉर्मली 10th क्लास में सीखते आ रहे हैं अपन, निकाल सकते हैं ना। तो जो दूरी निकालोगे वही लंबवत दूरी है, और जो आप बिंदु निकालोगे वो आपके लंब पाद है। क्या है, इस बिंदु से जो लंब डाला गया उस लंब पाद के निर्देशांक बताओ, ऐसा क्वेश्चन कहे तो हम लंब पाद भी आ गया साथ में, और ये बिंदु होने से हम दूरी भी निकाल सकते हैं, दो चीज़। और तीसरी चीज़ मैं कह दूँ, इस बिंदु P का प्रतिबिंब, इस बिंदु P का इस रेखा में प्रतिबिंब, समतल में सीखा था ना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का वही कंसेप्ट रखना है कि भाई ये Q जो है ये इस रेखा के बीचों बीच आ गया, तो मतलब मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु आपके पास में है, ये वाला बिंदु आपके पास में है, तो आपको साइड वाला बिंदु निकालना है, सिखाया था ना मैंने निकालना, ये सेम समतल वाले तरीके से निकाल देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ R, प्रतिबिंब है ये, R एल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश, ये नाम दे दिया मैंने, निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। तो अब लेते हैं क्वेश्चन। बिंदु 1 2 3 से रेखा बिंदु 1 2 3 तथा रेखा x माइनस 5/2 y/1 z माइनस 3/2, ठीक है, ये रेखा है। तो निम्न को ज्ञात करो।
अब क्या क्या ज्ञात करना है। पहला पॉइंट बिंदु से रेखा की दूरी, बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब के लंबपात के निर्देशांक। पहली चीज़ मैंने पूछ ली, चलो दूरी दूसरा पॉइंट लेता हूँ। बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट बिंदु का रेखा में प्रतिबिंब। ये लो भाई, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, तो बोर्ड पे थोड़ी जगह नहीं है मेरे पास में, इसलिए पहले ये आप यहाँ तक नोट कर लो, फिर ये क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन लेते हैं। ये बिंदु हो गया P 1 2 3, ये कोई रेखा हो गई। रेखा क्या दे रखा है अपने को? 5/y/1 z-3/2 बराबर लैम्डा, ये मान लिया, ठीक है। ये लंब डालेंगे तो ये बिंदु क्या आएगा? Q। ये व्यापक बिंदु लेंगे अपन, रेखा के ऊपर है, तो व्यापक बिंदु क्या बनेगा बताओ? 2 लैम्डा प्लस 5, 2 लैम्डा प्लस 5। अगला क्या बनेगा? लैम्डा प्लस कुछ नहीं है, y बराबर लैम्डा ही तो हुआ ना, तो सीधा। और ये क्या बनेगा? 2 लैम्डा प्लस 3। ये लो, ये आपका व्यापक बिंदु आ गया। और नीचे की तरफ आएंगे तो क्या आ जाएगा? प्रतिबिंब। इसको मैं क्या बोल दूंगा? R। इसको कुछ नाम दे दो, चलो मैंने अल्फा बीटा गामा ही नाम दे दिया। डैश दे रहा है तो डैश दे दो, आपकी इच्छा वो नाम दे सकते हो, ABC दे दो, ठीक है। अच्छा, ये भी मुझे निकालना है, इस पे अपन बाद में बात करेंगे, पहले आ जाओ इसके ऊपर। ये क्या चीज़ है? व्यापक बिंदु, और ये दिया हुआ बिंदु है, ठीक है। और ये एक रेखा हो गई। रेखा के दिख अनुपात दिख रहेगा आपको? हम ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि रेखा को मैंने L नाम दे दिया, L फॉर लाइन, ठीक है। लंबवत है PQ के, सही क्या बात? ये देख लो, लंबवत है क्या? लंबवत है, दोनों के दिक् अनुपात क्या होंगे? A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 = 0 ले सकते हैं क्या अपन? तो रेखा के दिक् अनुपात तो ये रहे, और PQ के दिक् अनुपात है क्या उपास में? नहीं है, 2 बिंदु तो ना उपास में, 2 बिंदुओं से आप दिक् अनुपात निकाल सकते हो ना। चलो पहले दिक् अनुपात निकाल लो आप। PQ के दिक् अनुपात बताओ भाई। x2 माइनस x1 कितना बनेगा? 2 लैम्डा प्लस 5 और माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 5 और माइनस 1, कोमा लैम्डा माइनस 2, कोमा 2 लैम्डा प्लस 3 है ही, और माइनस 3। समझ आ रही बात आपके? तो कुल मिला के क्या बन गए? 2 लैम्डा प्लस 4, लैम्डा माइनस 2 और 2 लैम्डा। ये आपके दिक् अनुपात हो गए PQ के। और L के दिक् अनुपात रेखा के बताओ। L के दिक् अनुपात क्या बने? 2 1 2, ये दे रखा आपको। अब आपको पता है चूँकि PQ लंबवत है L के, है या नहीं है, इसलिए क्या कंसेप्ट लगा है? A1A2 B1B2 C1C2 = 0, A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 = 0। सही है। अब नीचे वाला हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब बताओ A1A2 कितना? y A1 ये A2, तो 2 इंटू ये 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 4, B1B2 1 इंटू लैम्डा माइनस 1, C1C2 C1 का मान 2 लैम्डा माइनस 2, ठीक है।
और C1 C2 2 इंटू 2 लेमडा और इक्वल क्या है 0। तो आपको यहाँ से लेमडा का मान निकालना ताकि व्यापक बिंदु आपको मिल जाए। अरे यहाँ से भी निकलता है लंबवत वाले कंसेप्ट से, ठीक है। तो बताओ लेमडा कितना हुआ 4 लेमडा प्लस 1 लेमडा 5 5 और 4 9 तो लेमडा हो गई। ये वैल्यू देखो कितनी हुई 8 8 में से -2 गए 6 तो बच गया 6 को उठा के ले जाएंगे तो क्या जाएगा -6। 9 जाएगा अपोन में काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 से काटेंगे 2/3 सीधा लिख देगा मैं 2/3 माइनस का 2/3। यह अभी किसका मान आ गया लेमडा का, ठीक है। तो आप बताओ बिंदु क्यू बता सकते हो क्या आप? बिंदु क्यू का वो कौन होगा लंबपात, अरे होगा नहीं होगा। तो पहला पॉइंट अतः हाँ अतः बिंदु क्यू के निर्देशांक, पहला पॉइंट यही तो है। बताओ भाई क्यू निर्देशांक क्या बनेंगे लेमडा का मान रख दो -2/3 रख देता हूँ मैं तो -2/3 और +5 और इंटू 2 हो रहा है तो -4/3 हो गया कि -4/3 और +5 कितना हो गया 15 - 4 11/3, ठीक है। कोमा फिर लेमडा का मान सीधा रख दो -2/3, ठीक है। फिर यहाँ -2/3 रखेंगे लेमडा की जगह तो हो गया -4/3, उधर गुणा करेंगे 9 और -4 5/3। ये लो भाई ये चीज़ आ गई है, अरे कर सकते हैं ना अपन। अब बताओ दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट था लंबवत दूरी में पी क्यू निकालना है। तो ये बिंदु मेरे पास आ गए क्या? तो लंबवत दूरी के लिए आप निकालोगे पी क्यू, वो दूरी वाला सूत्र लगा दोगे रूट वाला लगा दोगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। और तीसरा पॉइंट क्या है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब सेम एज प्लेन, प्लेन में जैसे निकालता ना प्रतिबिंब मध्य बिंदु वाले कंसेप्ट से वैसे ही वो देख लेना आप सेम एज प्लेन, ठीक है। नोट कर लिया जाए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट लेते हैं। किसी समतल द्वारा किसी रेखा सरल रेखा को समाहित करने का प्रतिबंध, ठीक है। अब कोई समतल है वो किसी रेखा को समाहित कर रहा है, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कोई रेखा वो समतल के ऊपर स्थित है तो इसका क्या प्रतिबंध बनेगा। तो ध्यान देना मैं एक समतल बनाता हूँ, ये मान लो कोई समतल है, ठीक है, और ये इसके ऊपर कोई रेखा है। तो समतल का मैंने समीकरण ले लिया ax by cz प्लस b = 0 तथा रेखा मैंने ले ली x - x1 y - y1 z - z1 अपॉन ABC। लेकिन ABC तो मैंने यहाँ काम में ले लिया है पहले से, तो थोड़ा चेंज करो a डैश b डैश c डैश कर लिया। अब बताओ ये रेखा इस रेखा पर स्थित है, कोई भी एक बिंदु बता सकते हो क्या? रेखा पर स्थित कोई भी एक बिंदु बता सकते हो क्या? ये रहा, ये बिंदु तो होता है दिख रहा है पर एक बिंदु तो हम बता ही सकते हैं। तो मान लो इस रेखा के ऊपर स्थित है बिंदु x1 y1 z1, ठीक है। अब अपने कंसेप्ट लेते हैं, प्रतिबंध बना रहे हैं। तो पहला प्रतिबंध क्या बनेगा? मुझे एक बात बताओ, ये ABC किसके दिक् अनुपात है? समतल के या समतल के अभिलंब के? अभिलंब के। किसके दिक् अनुपात है? अभिलंब के। हम लिखेंगे चूंकि समतल का अभिलंब लंबवत है रेखा के। सही क्या बात है बताओ? रेखा समतल के ऊपर स्थित है, अभिलंब इसका लंबवत होता है, तो रेखा के लंबवत हुआ नहीं हुआ?
तो जब लंबवत हुआ तो लंबवत वाला कंसेप्ट लाया गया। हम ऐसे कह सकते हैं कि समतल का जो अभिलंब है वो रेखा के लंबवत है। तो बताओ इसके दिग्नुपात अभिलंब के ABC, इसके A डैश B डैश C डैश, तो क्या कंसेप्ट बनेगा? A डैश B डैश C डैश इक्वल 0। समाहित करने का प्रतिबंध ये आ गया है। लेकिन प्रतिबंध एक नहीं है, 2 प्रतिबंध है, दूसरा और है तथा 2 प्रतिबंध लगेगा, एक लगेगा, एक और लगेगा। तथा रेखा किससे गुजर रही है? x1 y1 z1 से। तो बिंदु x1 y1 z1 किस पे स्थित है? रेखा पर। तो रेखा पर स्थित, समतल पे स्थित हुआ नहीं हुआ, क्योंकि बिंदु x1 y1 z1 समतल पर भी स्थित है। इसका मतलब समतल को सेटिस्फाई करेगा। तो समतल में जो x y z दिख रहा है ना, इसकी जगह बिंदु पुट कर सकता हूँ उनमें। तो पुट करूँगा, क्या बन जाएगा? A x1 B y1 C z1 प्लस D इक्वल 0। 2 कंसेप्ट बनेंगे इसके, समाहित करेंगे कि ये और ये की। समझ रहे हो मेरी बात? फटाफट कंसेप्ट नोट करो, फिर इस पर 1-2 क्वेश्चन लिखवाता हूँ मैं। आपके सामने क्वेश्चन है, पहला है, यदि सरलरेखा दे रखी है ये और एक समतल दे रखा है में स्थित है, यानी रेखा समतल में स्थित है, तो एल्फा और बीटा का मान बताना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं पहले क्वेश्चन का। समाहित करने का कंसेप्ट क्या था? A1 A2 B1 B2 या A डैश मान लो प्लस B डैश मान लो प्लस C डैश मान लो इक्वल 0। तो A डैश हो गया 2 इंटू इसका दिग्नुपात है 1, सही क्या? 2 इंटू 1, इसका 3 इंटू उसका कितना है माइनस एल्फ़ा, इसका कितना है 4, उसका कितना है 2 ही तो है। बीटा तो कांस्टेंट मान है, उससे मतलब नहीं है, इक्वल 0। तो यहाँ से एल्फा का मान निकल जाएगा ना, 2 ही हो गया, 8 ही होगा 10, ये हो गया -3 एल्फा इक्वल 10। तो एल्फा इक्वल 10/-3। तो यहाँ से एल्फा का मान सीधा आ गया, एल्फा इक्वल -10/3। चलो भाई, एल्फा तो आ गया। अब उसमें बीटा रह गया। हमको कंसेप्ट भी दूसरा भी तो बाकी रह गया। अभी 2 कंसेप्ट सीखे थे इसमें। दूसरा क्या था? बिंदु अब समतल रख दो। बिंदु क्या पास में 1 2 3 नहीं है क्या? अरे बिंदु क्या है? 1 2 3 समतल पर स्थित है या समतल में है, इसलिए समतल रख दो। बताओ x की जगह रखोगे 1 माइनस एल्फा इंटू वाई की जगह 2 इंटू जेड की जगह भी 2 प्लस बीटा का बीटा इक्वल 0। ये कितना बन गया भाई? एल्फा का मान ऑलरेडी आपके पास में है -10/3, जेड की जगह 3। ठीक है, एल्फा का मान ऑलरेडी आपके पास में है क्या? कितना है? -10/3। तो कौन बच गया? क्या यहाँ से बीटा का मान नहीं निकल सकता? निकाल लोगे ना, एल्फा का मान रख दो, तो रखोगे तो आपका मान किसका आ जाएगा? यहाँ से ऑटोमेटिकली बीटा का आ जाएगा। क्या आप यहाँ से बीटा का मान निकाल सकते हो? पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन दूसरा आप कर लोगे। दूसरे में बिंदु क्या है? 1 2 और K, वो समतल में रख दो। आप रखते K का मान आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ठीक है। तीसरे में भी K का मान चाहिए। बिंदु क्या है? 1 2 और K, समतल में रख दो, K का मान आ जाएगा। फिर आपको से दोनों सेम ही है, तो फिर क्या डिफरेंस हुआ? ये दोनों एक बात बताओ मुझे। तो आपके हिसाब से बिंदु 1 2 K, समतल x 3y और z, ये भी समतल x 3y और z में रखेंगे, तो हिसाब से इसका आंसर सेम आना चाहिए। नहीं आना चाहिए हिसाब से तो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? दिग्नुपात चेंज है। दिग्नुपात चेंज है ना, सब दिग्नुपात रोल नहीं हुआ, हमने सीधा उसमें रखा है, रोल है। अब रोल क्या है? तो अपन सीधा तीसरा कर देता हूँ मैं, कि दूसरे में वो प्रॉब्लम आपके नहीं आएगी। तीसरा मैं सीधा कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ? बिंदु क्या हुआ? 1 2 K, समतल में है या समतल पर स्थित है, इसलिए हाँ बताओ भाई, समतल के x की जगह 1, 3y की जगह 2, z की जगह K इक्वल 7। ये बनेगा ना? कितना बनेगा? 6 1
तो के इक्वल क्या आ गया 0। हम खुश हो गए, अपना आंसर आ गया, के का मान आ गया। ठीक है, जबकि ये चीज़ दूसरे क्वेश्चन तक फॉलो हो जाती है। तो सर तीसरे में क्या दिक्कत आ गई? तीसरी दिक्कत अब क्या आती है? मैं दूसरा अभी प्रतिबंध बाकी है, दूसरा प्रतिबंध चेक करके देखना पड़ेगा। तथा क्या है दूसरा प्रतिबंध? ए डैश बी बी डैश सी डैश इक्वल क्या आना चाहिए 0। ये मैं चेक करके देखता हूँ। तो ए डैश इसका 2 × 1 -1 × 3 और -1 × 1, बताओ कितना बना? 2, ये बनेगा -3 और -1, -4 और 2 इक्वल टू -2, नॉट इक्वल टू 0। तो इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा ना। जब ये क्वेश्चन होगा ना आपकी, ये संतुष्ट करेगा। देखो 2 × 1 कितना हुआ 2, -1 × 3 कितना हुआ -3 और 1 × 1 कितना हुआ 1, 1 + 2 3 और -3 होगा 0। सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो के का मान 0 आपका सही है, हो गया दूसरे क्वेश्चन में। लेकिन तीसरे क्वेश्चन में क्या दिक्कत हुई? ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आप ये लिखोगे, आप ये के का हालांकि 0 आया है, लेकिन के मान का अस्तित्व नहीं है, ये कहानी है। अरे बात समझ आई क्या आपके? चलो, ये अतिरिक्त कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट खैर बुक में नहीं चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको आना ज़रूरी है, आपके कंपटीशन में काम में आते हैं साथ में। ठीक है, तो आपके यहाँ तक 14.4 एक्सरसाइज पूरी ढंग से कवर आपके हो जाती है। आप ट्राई कर लेना, पूरी कवर हो जाएगी, सब कंसेप्ट आ गए हैं। अब आपके सिर्फ 14.5 के कंसेप्ट बचे हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।